हेलो फ्रेंड्स, मैं अमल कृष्ण जी के लेक्चर वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अफगानिस्तान में तालिबान राज। चीन, पाकिस्तान और तालिबान, ये तीनों की तिकड़ी क्या गुल खिलाने वाली है। भारत में अफगानिस्तान में तालिबान के आने से भारत को क्या क्या बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में औरतों, शिया मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। साथ ही साथ तालिबान के आने से अफगानिस्तान में और भी जितने सारे मुस्लिम देश हैं, विशेषकर उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इस पर, और दारुल उलूम देवबंद से तालिबान का क्या कोई कनेक्शन है क्या। इन सभी बातों पर आज विचार विमर्श इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि आखिर ये तालिबान है क्या। तो दोस्तों, तालिबान जो है कि इसको ऐसे समझें कि तालीम तालीम का मतलब होता है उर्दू अरबी में शिक्षा, और तालीम जो लेने वाले लोग होते हैं उन्हीं को तालबीन कहा जाता है। वही तालिबान, उसी के नाम पर तालिबान शब्द की स्थापना हुई। तो जो मदरसे में जो पढ़ने वाले छात्र थे अफगानिस्तान में, वही सब मदरसे से निकलकर कुछ छात्रों ने तालिबान नामक संस्था की स्थापना की थी। मुल्ला मोहम्मद उमर थे, इन्होंने ही तालिबान के मुख्य संस्थापक के तौर पर इनको ही माना जाता है, मुल्ला मोहम्मद उमर को। आखिर तालिबान की स्थापना हुई क्यों, किस परिस्थितियों में हुई, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग को पहले कुछ इतिहास में जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान के कुछ पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, तब आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो शुरुआत है कि 1979-80 का समय है। उस समय अफगानिस्तान में वहाँ के राष्ट्रपति जो थे नूर मोहम्मद तराकी हुआ करते थे। वे एक कम्युनिस्ट थे। उनकी हत्या हो जाती है और उनकी हत्या कर कर हफीजुल्ला अमीन बनते हैं वहाँ के राष्ट्रपति। वो भी एक कम्युनिस्ट थे। और उस समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट के बीच में बहुत ज़ोरदार टक्कर चल रही थी सरजमीन पर। और उसी समय उस अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान में भी इस्लामिक स्टेट की स्थापना 1979 में वहाँ के शाह मोहम्मद रजा को हटाकर वहाँ इस्लामिक स्टेट की स्थापना हुई थी 1979 में आपको ईरान में। और उसी दरमियान सोवियत संघ को, उस समय रूस नहीं होता था, उस समय सोवियत संघ होता था। रूस जब सोवियत संघ जब 1991 में टूटा तब जाकर रूस हुआ। रूस के अलावा बहुत सारे देश उसमें और भी कई देश बने। उसमें उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन वगैरह सारा देश अलग हुए जो 1991 में। तो वो सारे ज्वाइंट थे उस समय 1979 में, और सारे थे सोवियत यूनियन के तौर पर, सोवियत संघ के तौर पर उन्हें जाना जाता था। तो सोवियत संघ ने उस अफगानिस्तान मामले में टांग अड़ा दिया और उन्होंने हफीजुल्ला अमीन जो थे वहाँ के राष्ट्रपति, उनको मरवा दिया। और मरवा कर सोवियत संघ ने बारबरा कारमाल को वहाँ का राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया और अपनी पूरी फौज उतार दी। आमुल दरिया वहाँ की नदी है जो अफगानिस्तान और उधर सोवियत संघ से लगती थी। आमुल दरिया से पार होकर और सारा यूएसएसआर का सारा फोर्स वहाँ आ गए। और सिविल वार जो चल रहा था कम्युनिस्टों और इस्लामिस्टों के बीच में, तो उन्होंने उसमें घुसा और उन्होंने अपना प्यादा को सेट कर दिया बारबरा कारमल के रूप में। तो लेकिन वो सेट तो कर दिया, लेकिन वो जो सिविल वार था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और उसी 1979-80 के समय में आप पाकिस्तान में आए कि पाकिस्तान में वहाँ के डिक्टेटर तानाशाह जियाउल हक का शासन था। जियाउल हक आर्मी चीफ भी थे, साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। और जियाउल हक ही थे जो उन्होंने पाकिस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था।
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जबकि ज़ियाउल हक आर्मी में थे तो वो 5वें नंबर पे आते थे अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी, लेकिन उन्होंने 5वें नंबर से उठाकर ज़ियाउल हक को उन्होंने पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाया था। लेकिन फिर उसी सेनाध्यक्ष ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। तो ये सब पाकिस्तान में चलते आ रहा है, पहले से भी चलता रहा था। जब आप लोग देखे होंगे कि परवेज़ मुशर्रफ जब थे आर्मी चीफ और जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर उन्होंने प्रेसिडेंट बना तो फिर नवाज शरीफ को ही फांसी पर लटकाने के लिए वो लग गए थे। नवाज शरीफ फिर बेचारे भागे दुबई, दुबई से भागे, सारा दुनिया का प्रेशर पड़ा तो वे बचे, नहीं तो वे भी फांसी पर लटक चुके होते। तो ये सब पाकिस्तान में चलते रहता है, शुरू से ही ऐसा ही चल रहा है। तो वही उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चुने हुए प्रधानमंत्री को ज़ियाउल हक ने फांसी पर लटका दिया था। इस वजह से ज़ियाउल हक की बहुत खींचातानी हुई थी सारा दुनिया में। तो एक वो मौके की ताक में थे कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारा मान सम्मान साख बढ़े पूरी दुनिया में। तो उनको वो मौका मिल गया 1979-80 में, वो मौका दे दिया सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में घुसकर। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका को जाकर पूरा कान भरा कि भाई अब आप जिस ढंग से जब अमेरिका वियतनाम में और इथोपिया में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश कर रहा था तो उस समय हुआ था कि वियतनाम के जो लोकल लड़ाके थे उनको सोवियत संघ वालों ने खूब सपोर्ट किया था, फंड से के साथ साथ जितने भी वेपन्स होते हैं उसका भी, और इथोपिया में भी। तो इस वजह से वहाँ अमेरिकन को बहुत जलील होना पड़ा था, अमेरिकन को वहाँ से भागना पड़ा था, वियतनाम हो या इथोपिया हो। तो वो चोट खाया हुआ था अमेरिका। और उस समय का दौर ऐसा था कि अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार बहुत ही हाई लेवल का चल रहा था। एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जासूसी वगैरह बहुत सारे चीज़, हर कोई भी दुनिया का इलाका ऐसा नहीं था जहां अमेरिका और रूस के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो उसी का फ़ायदा ज़ियाउल हक ने उठाया, अमेरिका को जाकर कान भरे कि अब जो हाल वियतनाम इथोपिया में आपका किया सोवियत संघ वालों ने, वही हाल अब अफ़गानिस्तान में आप करें सोवियत संघ वालों का। आप इसमें जो वहाँ के लोकल मुजाहिदीन हैं उसको सपोर्ट करें, फंड से, विपन से, सब कुछ सपोर्ट करें। अमेरिका ने भी मान लिया कि हाँ हमें तो ये सोवियत संघ वालों ने किया था जलील, उसका आप बदला चुकता करेंगे। और अमेरिका ने उसी समय से फंड करना वहाँ के लोकल मुजाहिदीन को शुरू कर दिया। और उस फंड में बीच में पाकिस्तान दलाली खाता था, पाकिस्तान दलाल के तौर पर शामिल हुआ। और अब जितने भी वहाँ के मुजाहिदीन से बीच में कंट्रोल करना है, बातचीत करना है, मीडिएट करना है, वो सारा काम पाकिस्तान करता रहा। एक तरह से वहाँ के मुजाहिदीन को खड़ा किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बीच में पैसा फंडिंग होता था अमेरिका की तरफ से और बीच में पाकिस्तान रहता था। और स्पेशल उसके लिए ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया था अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा। लाखों लाख डॉलर उस पर दिए जाते थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे रोनाल्ड रीगन। तो अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की ISI खुफिया एजेंसी और इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6, इन सभी का सामूहिक प्रयास था कि सब ने मिलकर वहाँ के लोकल मुजाहिदीन को फंड किए। फंड के साथ साथ सारे वेपन्स, अत्याधुनिक वेपन्स, स्ट्रेंजर मिसाइल, सब कुछ दिया सब। और पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेन करती थी वहाँ के लोकल मुजाहिदीन को। तो वो सब करने से क्या हुआ कि वहाँ से USSR सोवियत संघ वालों का पैर उखड़ने लगा। और दूसरी चीज़ की सोवियत संघ वालों अपने भी घर में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उस वजह से भी और वहाँ इतना परेशान किया गया कि इसलिए सोवियत संघ वालों वहाँ से भाग गए। 1989 में वहाँ से सोवियत संघ छोड़ के निकल गए अफगानिस्तान। 1991 में सोवियत संघ भी डिवाइडेड हो गया। तो जब उसके बाद है कि 1990 में इस्लामिक रिपब्लिक वहाँ के, जब जैसे ही 1989 में सोवियत संघ वहाँ से छोड़ के भागे तो 1990 में इस अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो इस्लामिक रिपब्लिक जब घोषित कर दिया गया तो उसके बाद 1992 में वहाँ मुजाहिदीनों का शासन आया। और मुजाहिदीन एक नहीं थे, कई एक तरह के ग्रुप थे। तो सब ने मिलकर उस समय वहाँ बुरहानुद्दीन रब्बानी के तौर पर एक मुजाहिदीन को वहाँ का राष्ट्रपति चुना। लेकिन जहाँ सब कट्टर रहते हैं उसमें कोई उससे भी ज़्यादा कट्टर आ गया। वो था मुल्ला उमर का ग्रुप। वो बहुत एक्स्ट्रा रेडिकल इस्लामिस्ट था। तो वो वही उसी ने तालिबान की स्थापना की। उस समय 50 स्टूडेंट के साथ एक आसपास थे। और वो लोग मुख्यतः पश्तून थे, पश्तून नेशनलिस्ट में पश्तून राष्ट्रवादी मानसिकता के थे। और वो बहुत ही कट्टर मानसिकता के थे, बहुत ज़्यादा कट्टर इस्लामिक। तो उन 40-50 स्टूडेंट के साथ उसी समय तालिबान की स्थापना हुई। और वही तालिबान की स्थापना आगे बढ़ते बढ़ते उनका सपोर्ट करते करते एक तरह से पाकिस्तान उनका मदर, जननी मान सकते हैं, तालिबान का जननी पाकिस्तान। और बीच में सारा फंडिंग होता था, उसमें अमेरिका वगैरह सबका होता था।
और पाकिस्तान बीच में मीडिएट करता था। और पाकिस्तान उन सारे मुजाहिदीनों को, सारे तालिबानों को, सबको ट्रेंड भी करता था। पाकिस्तान की आर्मी बल्कि वहाँ जा जा कर ट्रेंड करते थे, 1-2 महीना रह रह कर उनको, कभी पाकिस्तान में भी लाकर, कभी वहाँ जाकर भी। तो उस ढंग से तालिबान की एक तरह से शुरुआत हुई, और उसका मदर कह सकते हैं पाकिस्तान ही था। तो उसके बाद 96 में तालिबान का शासन भी आ गया वहाँ पर। 96 से लेकर 2001 तक रहा। लेकिन 2001 में जब तालिबानियों ने अमेरिका पर जब हमला किया, 9/11 का हमला आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें हजारों अमेरिकियों की जान गई थी। उसके बाद अमेरिका ने है कि तालिबान को फिर टेक ऑन लेना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद से अमेरिका ने तालिबान को अपना दुश्मन माना। मतलब जिसको अमेरिका ने खड़ा किया, जिस तालिबान को, जिस मुजाहिदीन को, वही लोग फिर से अमेरिका के लिए दुश्मन हो गए, और फिर अमेरिका ने उन लोगों को डैश करना शुरू किया। और तब अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए तालिबान को वहाँ से खदेड़ा, और फिर उसके बाद वहाँ एक लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना हुई। उसमें हामिद करजई राष्ट्रपति बने। फिर वहाँ से आगे पीछे चुनाव होते रहे। फिर अभी अशरफ गनी थे राष्ट्रपति। तो यही वहाँ का मोटा मोटी हाल चाल है। और उसमें अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया कि भाई अब तो आप लोग के आपस के झगड़े में अमेरिकियों को क्या मिल रहा है, अमेरिकियों का भी पैसा खर्च हो रहा है, हज़ारों सैनिक भी मारे जा चुके थे, तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया था कि अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और उसी फैसले को एक्सिक्यूट किया जो बिडेन ने, और अपना वहाँ से निकलने में ही भलाई समझी कि इससे कुछ लेना देना नहीं है। इराक वगैरह में हम लोग लड़ते हैं, पैसा भी खर्च होता है, आदमी भी मरते हैं उनके सेना के जवान, तो वहाँ तो उनको बहुत सारा पैसा कमाई का मिल जाता है साधन, वहाँ तेल है। लेकिन अफगानिस्तान में कुछ है नहीं, तो इसलिए अफगानिस्तान से निकलना है उचित समझा। अमेरिकी तो कारोबारी हैं, तो उन्होंने निकलना है उचित समझा। भाई आप लोग लड़ो, आप लोग समझो। तो अमेरिकी वहाँ से निकल गए, और अमेरिकी जैसे ही निकले तो हालत आज देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज आ गया है। अब इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका थी? पाकिस्तान की भूमिका सबसे इसमें गजब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जब अमेरिका तालिबान और मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, उस समय भी पाकिस्तान की भूमिका थी कि दलाल के रूप में, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खाते थे, अमेरिका से पैसा खाते थे, और उसमें उधर अफगानियों से भी जो थे वो चंदा ले लेकर वहाँ भी पैसा खाते थे। और जब अमेरिकियों के दुश्मन हो गए तालिबान मुजाहिदीन, तो उसमें भी फिर अमेरिकियों से भी पैसा खाते थे कि भाई आप हमको दीजिए पैसा, तभी हम आपको यहाँ का ज़मीन यूज करने देंगे, सारे आपके आर्म्स फोर्सेस को यहाँ से ले जाने देंगे, अपने बेस पॉइंट आपको इस्तेमाल करने देंगे। तो उसमें भी पैसा खाते थे, और उधर तालिबानियों से भी पैसा खाते थे कि भाई हाँ आपको हम ट्रेंड करेंगे, आपको एक से एक अत्याधुनिक हथियार देंगे, दूसरा तो दे नहीं सकता था। तो ये पाकिस्तान का इसमें पूरा में रोल सिर्फ पैसा खाने का ही रहा है, 1979-80 से लेके और अब तक। और अब भी जब है कि जब अमेरिकी जा रहे हैं, तो उन्होंने एक और पैसा खाने वाला कि जो भर भर डॉलर दे बैग के बैग, वो चाइना को खोज रहा है कि भाई आप चलो, आप घुसो। अब अमेरिका जा रहा है, रूस पहले ही भाग गया, अमेरिका भी भाग गया, अब चलो आप घुसो भाई, आपका हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है ईरान तक, तो आप घुस जाओ। इसके बहाने हम लोग अब भारत पर प्रेशर डालेंगे, आप घुसो आपसे। तो इसमें भी अब चाइना भी घुस गया, पाकिस्तान इसमें अच्छा से पैसा खाएगा, और अपना उसको भी सब दिमाग दिखाएगा। जैसे अभी तक अमेरिकी को दिखाता आ रहा, अमेरिका को 20 साल के बाद समझ में आया कुछ इससे होना जाना नहीं, निकल गया। वही हाल अब चाइना का होने वाला है। और पाकिस्तान जो अभी उछल रहा है, तो पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि जब जब अमेरिकी भी जब मुजाहिदीन और तालिबान को समर्थन कर रहे थे, तो अमेरिकियों को लगता था कि वाह हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही मुजाहिदीन और आतंकवादी जो भी तालिबान थे, सब जब अमेरिकियों को ही ठोकना शुरू किया, तो अमेरिकियों को होश पकता हुए वही हाल होने वाला है पाकिस्तान का। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा आप लोग कि जब जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन है, उसको अफ़गानिस्तान नहीं मानते हैं। अफ़गानिस्तान का जो तालिबानी है, मुजाहिदीन है, चाहे जो गैर तालिबानी मुजाहिदीन है, कोई भी नहीं मानता है उस रेखा को सही रेखा। अब वहाँ के जो इतने भी अफ़गानिस्तान के हैं, वो तालिबानी हो चाहे गैर तालिबानी हो, वो सब खैबर पख्तूनख्वा से लेकर मरगरा हिल्स तक के इलाके को अपना मानते हैं। अब मरगरा हिल्स पर जब आप चढ़िएगा, तो वहाँ से इस्लामाबाद आपको दिखाई पड़ेगा। तो सोच लीजिए, वो 2600 किलोमीटर का डूरंड लाइन को मानते ही नहीं हैं। और यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो लाइन है, वो 750 किलोमीटर का है। तो इधर 750 किलोमीटर में पाकिस्तान अपने परेशान रहता है, और उधर 2600 किलोमीटर में
उधर डूरंड लाइन में वो होगा परेशान, और उसमें भी ये जो तालिबान है वो पख्तून आइडियोलॉजी से भी इस्लामिस्ट तो है ही, लेकिन पश्तून नेशनोलॉजी से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। पश्तून आइडियोलॉजी से, पश्तूनियों के लिए है उसके दिल, थोड़ा ज़्यादा जोश में रहता है पश्तून समझ के अपने आप को। तो वो सब अगर जैसे ही अभी ठीक है, अभी चलिए नया नया है, अभी हुआ है, अभी जैसे नया नया किसी का शादी होता है तो कैसे खूब जश्न मनता है। अभी पाकिस्तान खूब जश्न मनाएगा, चलो तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। लेकिन 2-4 साल होगा तो फिर धीरे धीरे जैसे आप अमेरिकियों को ठोकना शुरू किया था, उसी ढंग से पाकिस्तान में भी वही हाल होगा। और वो लोग कहेगा कि भाई अब हमारा छोड़ो, डूरंड लाइन को हम मानते नहीं, हमारा इलाका यहाँ तक है। तो देखिएगा वहाँ भी खूब बाद में आगे चल के होने को है, उसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल है कि अभी पाकिस्तान जश्न मना रहा है, चीन जश्न मना रहा है, नो डाउट। पहले बार जब 1996 2001 में जब सरकार स्थापित हुआ था, तो उसमें भी सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये सब ऐसे देश थे, यूएई, ये सब देश थे जो उसको मान्यता दिए थे तालिबान के शासन को। बाद में चाइना वगैरह भी ने भी दे दिया था। तो वो पहला बार से ही जो लोग को मालूम है सारा दुनिया को कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है। इस बार भी है। इस बार अंतर यही है कि इस बार उसमें चीन घुस आया है, और चीन, पाकिस्तान और तालिबान का एक टिकरी बन गया है। और ये सब कांड होने से पहले वो तालिबान वाले जो थे वो चाइना के विदेश मंत्री से भी मिलने गए थे। तो इसमें चीन, पाकिस्तान, तालिबान का टिकरी है, उसमें नो डाउट। अब आप लोग को लग रहा हो कि ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है, तो नो डाउट ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसमें आप एकदम निश्चित मानिए कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान का वहाँ राज था, या तालिबान ऐसे भी वहाँ जब बहुत सक्रिय था, तो उसमें कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते थे या पकड़े जाते थे, तो उसमें बहुत सारे तालिबान लड़ाके भी रहते थे। तो वो तो फिर से एक्टिव होंगे, उसमें कोई नो डाउट है। क्योंकि वहाँ जितने भी कब्जा हुए, जितने भी जेलों को खाली कराया गया है, 30-40 हज़ार से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकू जो जेलों में बंद थे सबको खाली कराया गया है। तो वो सबको तो आखिर कहीं ना कहीं काम देगा। तो वो लोगों को काम कहाँ देगा? वो लोगों को काम देगा यही इंडियन बॉर्डर पर लाकर छोड़ेगा। तो वो मान के चलिए कि कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से बढ़ेगा। उधर कश्मीर में हो, उधर पंजाब में भी, और उस जो इंडिया में स्लीपर सेल है वो सब रेडिकल इस्लामिस्ट सबका, उसमें आपको केरला में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कश्मीर में होगा। तो इसलिए उसमें कोई दो मत नहीं है कि उससे अफगानिस्तान में तालिबान आ जाने से कोई हिंदुस्तान के लिए कोई खुशी की बात तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ न कुछ खुशी की तो खैर है ही नहीं, बुरी खबर ही है। अब कितना बुरी है उसके लिए भारत सरकार जितना बेहतर तरीके से तालिबान के बात पर ना विश्वास करके कि तालिबान ये कर रहा, ये बोल रहा है, उसके बात पर विश्वास कर लें कि हाँ भाई अब तालिबान बहुत अच्छा हो गया, वो तो कभी नहीं अच्छा होगा। सांप हमेशा उडंक ही मारता है, सांप सांप ही रहता है। वो कह दे कि ना हम ना कुछ करेंगे, अब लोग मान ले तो जो मानने वाला बेवकूफ़। तो इसलिए भारत सरकार को पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। भारत सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये जब 1990 का दशक में बहुत आतंकवादी जो मरता था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में तालिबानी लड़ाके होते थे। तो वो लोग फिर आएंगे, वो सब जो छूटे हैं वो सब करेंगे, उनको तो कुछ काम मिलेगा, उनका तो वही काम है, दूसरा कुछ तो आता नहीं है। तो फिर वो आएंगे वही सब धूम धड़ाका करने के लिए। तो उसमें भारतीय फौजों को और भारत के भारत के जितने भी गुप्तचर एजेंसी है और भारत सरकार को पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर तो है नहीं। रह गया सवाल आपको जो भी हैं महिलाएं, वहाँ के जो वहाँ के लोकल महिलाएं हैं, सिया मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, तो उनके लिए तो समझिए कि वहाँ वो नरक अब होने जा रहा है। क्योंकि 1996 से 2001 में जब पहली बार जब वो लोग सत्ता में आए थे, तो जब पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने वहाँ इतना क्रूर शासन किया था कि उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को बैन किया था कि आपको हंसी आएगी। मतलब कि सिनेमा हो, टीवी हो, फोटोग्राफी हो, जितना यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑफिसेस हों, उसमें जितने भी रेड क्रॉस वगैरह सबको बंद कर दिया था। एनजीओ जो ग्राउंड लेवल पर आकर कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, ह्यूमनिटी फैलाने का लिए काम कर रहे होते हैं, उन सब एनजीओ को बंद कर दिया गया था। सिनेमा को बंद कर दिया गया था, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, म्यूजिक को बंद कर दिया गया था। अब जितना भी वीसीआर वगैरह जो भी आप लोग देखते हैं वो सब बंद कर दिया गया था। क्लीन सेव रखने पर रोक लगा दिया गया था। फुटबॉल हो, चेस हो, पतंग उड़ाना सब पर बंद था। पेंटिंग पर बंद था। 10 साल से ज़्यादा लड़कियों के लिए एजुकेशन बिल्कुल बंद था, कोई नहीं जा सकते हैं। अगर कोई अपने अकेले कोई लड़की मार्केट में घूम नहीं सकती है। अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है तो बल्कि जो रेप कर रहा है जो रेप हुआ उसी लड़की को उल्टे प्रताड़ित किया जाता था, रेप करने वाले को नहीं।
कोई कहीं भी किसी ने चोरी किया तो उसको हाथ काट दो, कहीं किसी ने कुछ भी किया उसको उठाओ, न कोई कोर्ट न कचहरी, मार के पत्थर मार के चूर दो। तो वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। उसमें सिया समाज की सिया बहुत हज़ारों हज़ार की संख्या में सिया लोगों का ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था उनको सुन्नी में। उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला गया था। अल्पसंख्यक समाज के ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेला गया था। तो ये सब चीज़ें फिर से होगी, उसमें नो डाउट है। सिया समाज के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए तो समझिए कि नरक है। जो लोग वहाँ से निकल जाएँ वही बेहतर है, तो उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे, जो सोचेंगे कि नहीं तालिबान ने कहा कि अब नहीं करेंगे तो रहेंगे, तो बाद में भुगतेंगे, दूसरा कोई क्या कर सकता है। रह गया सवाल ये इन लोगों ने कब्जा कैसे किया। ये 85,000 लोग थे या 3.5 लाख थे, अफगानी फौज तब भी कब्जा कर लिया। तो इसमें जैसा लग रहा है जो देखकर कि ये ज़रूर स्क्रिप्टेड है, इसमें कहीं ना कहीं सब मिली भगत है, अमेरिकी फ़ौज का भी, तालिबान का भी। और अशरफ गनी भी जिस ढंग से तुरंत सरेंडर करके भाग गए, तो हमको लगता है कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सबका मिली भगत है। मिली भगत होकर अपना अपना सब निकल गया। लोग को जिस जिस ढंग से जिसके लिए जो जो स्क्रिप्ट लिखा गया उसी स्क्रिप्ट के अनुसार सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया और निकल गया। इसमें कोई दुमत नहीं है जो लग रहा है इसमें। तो इसको आप ये मान सकते हैं। बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे हो गया भाई तुरंत इतना, लेकिन वही लग रहा है। अभी जो तालिबान के जो प्रमुख लोग हैं उसमें वो जो उनके संस्थापक थे वो तो मुल्ला मोहम्मद उमर, वो तो 2013 में ही मर गए। अभी वो जो प्रमुख में हैं तालिबान के मुखिया हैबतुल्ला अखुरजादा, वो मुल्ला मोहम्मद उमर के समधी हैं। और दूसरे हैं अब्दुल गनी बरादर, वो मुल्ला उमर के सहायक रहे हैं। और तीसरा है मुल्ला याकूब, वो मुल्ला उमर का बेटा है, तालिबान सेना का कमांडर भी है। और चौथा है सिराजुद्दीन हक्कानी, वो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है। तो ये 3-4 प्रमुख रूप से तालिबान के सत्ता में काबिज होंगे, तो ये चारों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और अब इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम से तालिबानियों ने ये सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं। और तालिबान को अगर मान सकते हैं कि इनका एक तरह से देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से प्रभावित हैं। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट, दारुल उलूम देवबंद, ये लोकेटेड है आपको सहारनपुर यूपी में। तो इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसी आइडियोलॉजी से सूरा के आधार पर, सरिया के आधार पर ये लोग लॉ शासन चलाना चाहते हैं। तो इसी के आइडियोलॉजी से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं तालिबान वाले, ये समझ सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि अच्छा ठीक है तो चलिए आ गया, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री है उनका क्या रुख है। तो मुस्लिम कंट्री जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, वो 57 देशों का संगठन है। तो उसमें मोटा मोटी तौर पर सारे मुस्लिम देश इस मामले में, कोई भी मुस्लिम देश खुलकर कोई किसी ने विरोध नहीं किया है। इसमें जो उसके सबसे पड़ोसी कंट्री हैं चारों तरफ से, जो चूँकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसके दो तरफ ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गए, और एक तरफ ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। तो पाकिस्तान तो खैर उसकी मदर कंट्री हो तो सपोर्ट ही कर रही है। और ईरान है कि चूँकि तालिबान है सुन्नी बहुल संगठन और ईरान है शिया संगठन। और जब तालिबान पहली बार आया था तो उसमें बहुत सारे सुन्नियों पर बहुत जुल्म किए थे, शियाओं पर बहुत जुल्म किए थे। तो तालिबान चूँकि सुन्नी संगठन है और शिया समुदाय पर बहुत जुल्म किए थे 1998 में, बल्कि 8 ईरान के पत्रकार को, उसमें पत्रकार भी थे और एम्बेसडर भी थे और भी कुछ लोग थे, सबको मार डाला था। और ऐसे भी अफगानिस्तान में बहुत जगह पर शिया समाज के साथ बहुत जुल्म किए थे, ज़बरदस्ती शिया को गन पॉइंट पर उनको सुन्नी में कन्वर्ट कराया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा किया था। तो इसलिए शिया समाज के लोग डरते हैं उससे। और तो ईरान है, लेकिन ईरान इस बार ईरान में चूँकि ईरान से $400 बिलियन का चाइना ने डील किया है। अब चाइना इसको भीतर भीतर सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, तो ईरान को कुछ बोलने में नहीं बन रहा है। तो ईरान बेटनबाज कर रहा है और सोच रहा है कि नहीं हम भी अब अच्छा ही संबंध बना लें। तो यही हाल है। और बच गया जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो वो लोग बेटनबाज कर रहा है, देख रहा है कि आगे क्या होता है। और तुर्कमेनिस्तान है तो वो तालिबान का एक तरह से वेलकम ही कर रहा है, उसमें कोई दुमत नहीं है। तुर्की जो सबसे प्रमुख कंट्री, जो अपने आप को वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये रसब अर्दगन, जो सोचते हैं कि हम ही इस्लाम के प्रवर्तक, हमको माने दुनिया, इस्लाम का मसीहा हमको दुनिया माने, तो उन्होंने कहा कि भाई काबुल एयरपोर्ट की रखवाली मैं करूँगा। तो तालिबानियों ने उनको धमका दिया। तो भाई उसमें भी पाकिस्तान सोच रहा है कि चलो अच्छा है,
हम मीडिएट करेंगे, चूँकि हमारा भाई हमारा ही पपेट है तालिबानी, हम मीडिएट करेंगे तुर्की वालों को, तुर्की वालों को भी सोचेगा भाई इज्जत बढ़ेगा पाकिस्तान का। तो तुर्की वालों भी एक तरह से तालिबान तुर्की के बीच में पाकिस्तान मैच फिक्स कराएगा एक दोनों के बीच में, तो तुर्की भी एक तरह से उसके सपोर्ट में ही है, मान के चलिए। और कतर है, कतर में तो वहाँ का हेडक्वार्टर ही है, तो कतर भी एक तरह से समर्थक देश ही है। बच गया इधर सऊदी अरब, जो इस्लामिक कंट्री का प्रमुख देश है, तो सऊदी अरब भी बेटेनबाज की भूमिका में न्यूट्रल स्टांस है। यूएई का भी न्यूट्रल स्टांस है। एक तरह से मान के चलिए कि अगर कोई भी 57 में से कोई भी मुस्लिम देश नहीं है जो उसका विरोध कर रहा है, एक तरह से सबका मौन समर्थन है। और उसमें विशेष कर सुन्नी मुस्लिम संगठन, सुन्नी मुस्लिम देश जितना है, उन लोगों ने तो एक तरह से पूरा का पूरा समर्थन ही है। उन्हें लग रहा है कि चलो एक और सुन्नी बहुल ही तो लोग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मोटा मोटी दोस्तों। और अभी तो देखिए, अभी तो आ गया अब तालिबान राज वहाँ पर। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। स्थितियाँ तो बहुत ख़राब है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि रोज़ न्यूज में कितना ज़्यादा वहाँ पर हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन चलिए, जो होना था तो हो गया, उसमें हम लोग ना आप लोग कुछ कर सकते हैं। आगे आगे देखते हैं क्या क्या और होता है वहाँ। आगे जो भी कुछ नया खबर आएगा तो आपको इस पर उसका विस्तार से विश्लेषण करे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे भी इस चैनल पर एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ऑल राइट, टेक केयर, बाय।